अमेरिका के वॉशिंगटन में अफगान मूल के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि पंजशीर में पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के लोगों पर लगातार हमला कर रही है। अमेरिका में रह रहे अफगान मूल के लोगों ने एनआरएफ को खुलकर समर्थन किया। जबरदस्त जंग के बाद तालिबान ने दावा किया कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया, जबकि अहमद मसूद के एनआरएफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। अफगानिस्तान का पंजशीर वो इलाका है जहां अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान को दिन में तारे दिखा दिए और वहां कई दिनों से आर पार की जंग चल रही थी। लेकिन इसी बीच तालिबान ने दावा कर दिया कि अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह पंजशीर में भी उसका राज है। यानी कि इस दावे के जरिए उन्होंने ये जता दिया कि काबुल और कंधार जैसे इलाकों की तरह पंजशीर से जुड़ा हर फैसला भी वही लेंगे। दुनिया को तालिबान की बात पर यकीन हो, इसलिए उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें एक वीडियो में बहुत सारे टैंक एक जगह खड़े दिखे। इसके अलावा वीडियो में सेना का कुछ और सामान भी दिखा और बैकग्राउंड में तालिबान की शान में गाया हुआ गाना सुनाई दिया। दावा किया गया कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के बाद ये सारा सामान सीज किया है। उन्होंने एक और वीडियो के जरिए ये जताने की भी कोशिश की कि भले ही पंजशीर पर ताकत से कब्जा किया गया, लेकिन वहां के आम लोगों से जुड़ा फैसला दिल और दिमाग से लिया जाएगा। इस वीडियो में उनके नेता कुछ लोगों से यही बात करते दिखे। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान शासन लौटा था, लेकिन पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। उन्होंने अपने हजारों लड़ाकों को तालिबान के खिलाफ मैदान में उतार दिया और पंजशीर की घाटियां गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कहा जा रहा है कि रात में भी जबरदस्त जंग हुई और सुबह तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजशीर पर उनका अधिकार होने का ऐलान किया। पंजशीर को ताकत के जोर पर मुकम्मल कब्जे में ले लिया है। हमारी तरजीह है कि अवाम में भाईचारा, उसके लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने उन आरोपों पर सफाई देने की कोशिश की जिनमें कहा गया था कि उन्होंने पंजशीर के आम लोगों को परेशान किया। जंग के दौरान भी तालिबान की कोशिश रही थी कि गैर मुसल्लह और आम शहरियों को तकलीफ ना पहुँचे। तालिबान के पंजशीर में एनआरएफ को हराने के दावों के बीच एक फोटो सामने आई। कहा जा रहा है ये फोटो एनआरएफ की ओर से शेयर की गई, जिसमें एक हेलीकॉप्टर नजर आया। दावा किया गया कि ये तस्वीर पंजशीर घाटी की है, जहां पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर खड़ा है। इस हेलीकॉप्टर पर न केवल आर्मी लिखा दिखा, बल्कि पाकिस्तान की सेना की निशानी भी नजर आई। तालिबान से दो हाथ करने वाले अहमद मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की सेना ने तालिबान का साथ दिया। एनआरएफ ये फोटो उसी बात का सबूत बनाकर दुनिया के सामने लाया। वहीं तालिबान के पंजशीर में किए गए हमले का विरोध होना भी शुरू हो गया। काबुल में कुछ युवा सड़कों पर उतर आए। कहा जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान ने बहुत सारे लोगों को मारा और काबुल के ये युवा इसी बात पर गुस्से में दिखे। वो बीच सड़क पर बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार तो धीमी पड़ी, लेकिन इन युवाओं का गुस्सा आसमान पर रहा और उन्होंने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ खूब नारे लगाए। हालांकि पंजशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर इससे पहले न तो कभी अमेरिकी फौज का कब्जा हुआ, न ही सोवियत संघ की सेना पंजशीर में कभी पांव जमा पाई। पंजशीर में ऐसा क्या है ये समझना अहम है। पंजशीर की दूरी काबुल से बहुत ज्यादा नहीं है। काबुल के उत्तर में, यानी नक्शे में देखेंगे तो काबुल के ऊपर ही पंजशीर दिखता है और यह एक ऐसी जगह है जो कुदरती तौर पर किसी किले से कम नहीं है। पंजशीर असल में कोई शहर नहीं बल्कि एक घाटी का नाम है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई एक ऐसी जगह जिसकी हिफाजत खुद कुदरत करती। ऊंचाई पर जो भी होता है उसे जंग में मदद मिलती। यहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। पंजशीर जिन पहाड़ियों से घिरा है उनकी चोटियों पर एनआरएफ के लड़ाके मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई भी खतरा अगर पंजशीर की तरफ बढ़ता है तो एनआरएफ की नजर उस पर काफी पहले पड़ती है, उसे रोकना आसान हो जाता है। पंजशीर की आबादी है करीब 1.5 से 2 लाख, केवल 1.5 से 2 लाख। ये कितना छोटा आंकड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली की आबादी में हर साल करीब 5 लाख लोग जुड़ जाते हैं और पंजशीर की कुल आबादी ही 1.5 से 2 लाख है। मतलब पंजशीर की आबादी के 4 गुना लोग तो दिल्ली में हर साल बढ़ जाते हैं। इनमें भी ज्यादातर ताजिक मूल के हैं, क्योंकि पास में है ताजिकिस्तान, जहां के कई लोग बरसों पहले पहुंच गए पंजशीर और यहीं पर बस गए। लेकिन इस बार पंजशीर पर जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी फौज के इस्तेमाल की भी खबर है। हमला अब तक के सबसे जोरदार हमलों में एक बताया गया
और तालिबान ने तो दावा कर दिया कि पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। मतलब एक अकेला पंजशीर जहां तालिबान घुस नहीं पाए थे, वहां भी तालिबान जम चुके हैं। लेकिन एनआरएफ ने उनके दावों को फिर से गलत बता दिया। मतलब एनआरएफ ने कह दिया कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबरें झूठी हैं। एनआरएफ यानी वो फौज जो अहमद मसूद की तरफ से लड़ रही थी। एनआरएफ ने जो थ्योरी बताई उसे भी समझने की जरूरत है। पंजशीर का नक्शा दिखाते हुए यह बताया गया कि पंजशीर में एक मुख्य सड़क है, ऐसी सड़क जो एक छोर से शुरू होती है और पंजशीर के दूसरे छोर पर खत्म होती है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच कुछ छोटी छोटी सड़कें और भी हैं जो इसी मुख्य सड़क में मिलती हैं। मतलब नक्शे में आप सड़कों के इस जाल को देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी पेड़ की बड़ी डाली है जिससे छोटी छोटी कई सारी टहनियां निकल रही हैं। इसी बड़ी डाली पर, मतलब कि इस मुख्य सड़क पर पंजशीर के गवर्नर का घर और दफ्तर भी है जिस पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। लेकिन एनआरएफ का दावा है कि वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। मान रहे हैं कि गवर्नर के घर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो ये भी मान रहे हैं कि मुख्य सड़क पर भी तालिबान जमे हुए हैं। लेकिन आगे की बात यह है कि गवर्नर का दफ्तर कुछ दिनों से एक खाली पड़ी थी इमारत थी और मुख्य सड़क से अंदर आने के सभी रास्ते एनआरएफ के कब्जे में। मतलब एनआरएफ का कहना यह है कि एक खाली सड़क और एक खाली इमारत पर कब्जा करने से पंजशीर पर कब्जा नहीं हो जाता। दावे के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाके पंजशीर की सभी पहाड़ियों पर और मुख्य सड़क से निकलने वाली सभी दूसरी सड़कों पर मौजूद है और उनकी ही भाषा में कहें तो रणनीतिक तौर पर जो अहम जगह हैं उन पर अब भी तालिबान नहीं पहुंच पाए। एनआरएफ ने तो यह तक कह दिया कि इस सड़क पर और इससे पहले कई बार अमेरिकी फौजें भी दाखिल हुई, लेकिन इसके आगे जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्हें लौटना पड़ा था। अब किसका दावा सही है, किसका दावा गलत है, यह साफ होना भी बाकी है। भले ही एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पंजशीर प्रांत पर अपनी पकड़ बनाए रखने का दम भर रहा है, लेकिन तालिबान सीना ठोक के पंजशीर के अपनी मुट्ठी में होने का दावा कर रहे हैं। बल्कि उनका दावा तो यह कि उन्होंने एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर और पंजशीर के गवर्नर ऑफिस को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके सबूत के लिए उन्होंने कई वीडियो जारी किए जिनमें एक तस्वीर में तालिबान अपनी जीत का डंका पीटते नजर आए। वो गवर्नर ऑफिस के परिसर में अपना सफेद झंडा बेहद शान से फहराते दिखे। 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के पहरे से घिरे रहने वाले जिस गवर्नर ऑफिस के पास पहले यूं ही भटकना भी मुमकिन नहीं होता था, वहां तालिबान के लड़ाके हथियार लेकर खुले घूमते नजर आए। वो गवर्नर ऑफिस के सामने वाली सड़क के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा जमाए नजर आए। वीडियो में दूर दूर तक कोई दिखा तो सिर्फ और सिर्फ तालिबान के हथियारबंद लड़ाके। वहीं सामने आए एक दूसरे वीडियो में तालिबान एक वीरान सी किले जैसी इमारत में घूमते दिखे। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा किला एनआरएफ के नेता अहमद मसूद का है, जिस पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। यही वजह रही कि इस वीडियो के सामने आने के बाद यह दावा भी होने लगा कि अहमद मसूद भी तालिबान के हमले के शिकार हो गए। लेकिन इस दावे का खंडन करने के लिए एनआरएफ सामने आया और उसकी तरफ से साफ किया गया कि अहमद मसूद बिल्कुल सुरक्षित हैं और पंजशीर में ही। एनआरएफ ने दो टूक कहा कि उसके लड़ाके मैदान छोड़कर भागने नहीं वाले, बल्कि तालिबान से लोहा लेने के लिए वो लगातार पंजशीर में ही डटे हुए हैं। लेकिन इस लड़ाई में एनआरएफ को एक बड़ा झटका जरूर लगा। उसके प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत हो गई। पत्रकार रहे फहीम दश्ती अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एनआरएफ का चेहरा थे, जो उसकी तालिबान से चल रही जंग की एक एक जानकारी दुनिया तक पहुंचाते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि तालिबान के समर्थन में उतरी पाकिस्तानी सेना के ड्रोन के हमले में उनकी जान चली गई। तालिबान से छिड़ी जंग में एनआरएफ के जिन अहम लोगों की मौत हुई उनमें जनरल वदूद और मुनीब अमीरी भी हैं। वहीं खबर है कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह, जो पंजशीर में एनआरएफ के साथ मिलकर तालिबान को धूल चटाने में लगे हैं, उनका कोई अता पता नहीं। खबर है कि वो पंजशीर छोड़कर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ताजिकिस्तान जा चुके हैं। जिसके बाद तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में एक बड़े से मैदान में कई हेलीकॉप्टर खड़े नजर आए। मुफ्त के हेलीकॉप्टर देखकर तालिबान के लड़ाकों का ईमान ऐसा डोला कि वो उन पर टूट पड़ने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़े। तालिबान का दावा है कि ये अमरुल्लाह सालेह के हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये वीडियो उन्होंने ही जारी किया है और न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वहां तालिबान सरकार की तस्वीर साफ हो गई, जिसके मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखनुन सरकार का मुखिया बनेगा। बताया जा रहा है कि अखुंद को
अखुंदजाद ने नियुक्त किया है, जबकि मुल्ला बरादर, जिसके पहले राष्ट्रपति बनने की चर्चा थी, उसे अखुंद का डिप्टी बनाया जाएगा। अमीर मुताकी नया विदेश मंत्री, जबकि हक्कानी नया गृह मंत्री होगा। ये वो चेहरे हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि वहां पिछले कई दिन से लगातार भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से एक रिहायशी इलाके में जमीन खिसक गई। वहां से हादसे की बाद की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक बड़ा इलाका पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील नजर आया। मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां भी दब गईं। आसपास की रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी का तो गेट ही मलबे से बंद हो गया। जानकारी मिलने पर राहत बचाव की टीम वहां पहुंची और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। खतरे को देखते हुए आसपास की दूसरी इमारतों को भी पूरी तरह खाली करा लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने से पहले पंजशीर पर फतेह करने का दावा किया है। इस बीच पाकिस्तान की नापाक चाल और उसकी हरकत भी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। खबर है कि पंजशीर को जीतने के लिए पाकिस्तान ने वहां तालिबान की ओर से हवाई हमला किया। ईरान ने नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान की भूमिका की जांच की बात कही है। आज की सुबह पंजशीर के इतिहास में काला दिन लेकर आई। सुबह सुबह पंजशीर की घाटी में कई जगहों पर तालिबानी झंडे दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे पंजशीर पर तालिबान के कब्जा कर लेने के दावे होने लगे, वैसे वैसे पाकिस्तान की जालसाजी और धोखेबाजी भी सामने आने लगी। दावा किया गया कि रात के अंधेरे में तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर में जंग की, जिसमें पाकिस्तान के विमान तालिबानी लड़ाकों को हवाई कवर दे रहे थे। यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए जाने का दावा भी किया गया। खुद नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने ट्वीट करके कहा कि सिर्फ तालिबान हमसे नहीं लड़ रही, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI उनका नेतृत्व कर रही है। तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनकी मदद कर रही है। पंजशीर में तालिबान से जंग में पंजशीर के कई जवान मारे गए, जिन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अहमद मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने पंजशीर में कई अफगानियों पर सीधे हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खामोशी से देखता रहा। हम अपने खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक हार नहीं मानेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि रविवार की रात को तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने जो खूनी खेल खेला, उसमें अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती की पाकिस्तानी हवाई हमले में मौत हो गई। फहीम दश्ती तालिबान के साथ लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। फहीम दश्ती को पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी शहीद किया है। इसमें बहुत मुझे दुख हुआ, अफसोस है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान लोगों को शहीद किया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबानी लड़ाकों की मदद की। उन्हें ट्रेनिंग देने से लेकर पंजशीर पर एयर स्ट्राइक तक पाकिस्तान का प्लान काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान हर तरीके से तालिबान की मदद शुरू से ही कर रहा है। तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी हो या पंजशीर में जंग का पूरा प्लान तैयार करना या फिर वहां एयर स्ट्राइक करना, इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि अहमद मसूद के NRF ने भी कहा है कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों को हवाई सहायता मुहैया करा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी सेना के स्पेशल ट्रूप को इलाके में एयर ड्रॉप भी किया है। यही नहीं, तालिबानी लड़ाके अमेरिका के छोड़े हेलीकॉप्टर से भी इलाके में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि तालिबान को पंजशीर पर अपनी जंग में पाकिस्तान का साथी बनाना गवारा नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की भूमिका होने के बाद को प्रोपेगेंडा बता दिया। उनका दावा है कि पंजशीर में जंग मुजाहिदीनों ने ही लड़ी है। ये भी आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है आपको और पाकिस्तान के आर्मी की मदद से आप कब्जा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडे अव्वल से शुरू है, अभी तक है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडे हैं, इसके कोई हकीकत नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना का कोई साथ नहीं मिल रहा है? नहीं। सारे मुल्कों जो वो अपनी ही आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरों के मदद से आज़ादी नहीं आ सकती। अगर आ सकते थे
अमेरिकियों और उसके साथियों यहाँ एक हुकूमत था 20 साल तक, लेकिन अंजाम कैसा हुआ? उधर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इनकार कर दिया। पंजशीर में अभी भी एनआरएफ के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ, और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहाँ मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब पाकिस्तान की ना फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह एनआरएफ जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में एनआरएफ के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को, या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न लाइन्स पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है, अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग, इनके दोस्त पहुंचे, तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। आरोप है कि पाकिस्तान का तालिबान की जंग में साथी बनना और पंजशीर पर हमले को अंजाम आईएसआई प्रमुख की निगरानी में दिया गया। आप पाकिस्तान में उसका जो रूट कॉज है, पाकिस्तान हमेशा ये बात करता है रूट कॉज की, तो ये रूट कॉज जो है आतंकवाद का दुनिया में, केवल अफगानिस्तान में नहीं दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर है। सवाल ये है कि तालिबान को पंजशीर पर फतह मिलने से पाकिस्तान को क्या फायदा है? एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। उनके दौरे के बाद ही पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में बम बरसाए हैं। आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इसका एक मतलब यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने राहुल को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक अहम प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। देश भर से आए राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने युवा कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से शीर्ष नेतृत्व से अपील की। हम सभी चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का कमान राहुल गांधी जी संभाले। देश में कोरोना वैक्सीनेशन एक बार फिर 24 घंटे में 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पिछले 11 दिनों में तीसरी बार सोमवार को कोरोना के टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई। ममता बनर्जी अपना चुनावी कैंपेन 8 सितंबर से शुरू करेंगी। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जहां 20 सितंबर को चुनाव होना है। एमपी के देवास में एक लड़के के पबजी गेम खेलने की वजह से मौत का दावा किया गया। बताया गया कि लड़का पबजी गेम खेल रहा था और उसी दौरान चीख कर बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की बात बताई। फिलहाल पुलिस ने मौत की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर कई लोग मौजूद थे। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पहाड़ से मलबा किसी झरने की तरह नीचे गिरता दिखाई दिया। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। हालांकि लोग उस जगह से दूर ही खड़े रहे। इसी बीच पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगी। इस तबाही को देखकर वहां मौजूद लोग तेजी से भागे। तब तक मलबे ने किन्नौर शिमला हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। कई लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि मलबे की वजह से लोगों का वहां से आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय में छात्रों ने परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव समेत 8 मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस दौरान इन छात्रों ने वहां तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से पुलिस को इन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे ये छात्र वहां से भाग खड़े हुए, मगर जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया उसकी जमकर खबर ली गई। इससे पहले वहां बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया, जिनमें कुछ तो मेन गेट को फांदने की कोशिश करते हुए भी नजर आए।
देखते ही देखते ये लोग उग्र हो गए और उन्होंने मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। इसी बीच कुछ छात्र किसी तरह वीसी दफ्तर पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लिहाजा इन लोगों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों की मांग है कि कोरोना की वजह से परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया जाए। तृतीय वर्ष की पूरी संपूर्ण गाइडलाइन अभी जारी हो जाएगी, ताकि छात्रों को ये दुविधा नहीं रहेगी कि तृतीय वर्ष पढ़े न पढ़े। इस हंगामे और प्रदर्शन के बीच कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूरोप के देश मॉन्टेनेग्रो में चर्च के नए मुखिया की ताजपोशी पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया। मॉन्टेनेग्रो में पिछले कुछ साल पहले तक सर्बिया का शासन था, लेकिन बाद में ये एक आजाद देश बन गया और इसी इतिहास की वजह से वहां लोगों का एक बड़ा हिस्सा सर्बिया को पसंद नहीं करता। ऐसे में जब उन्हें सेटिने शहर में सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के नए मुखिया की ताजपोशी की जानकारी मिली तो वो भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। ताजपोशी का कार्यक्रम न हो सके इसके लिए लोगों ने रास्ते तक रोक दिए। हाईवे पर टायरों के ढेर रखकर उनमें आग लगा दी गई। लोगों का विरोध देख नए मुखिया को हेलीकॉप्टर के जरिए चर्च तक पहुंचाया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच किसी तरह समारोह को पूरा किया जा सका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने साथी के घर पर फायरिंग कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अनबन चल रही थी। ये घटना 3 दिन पहले की बताई गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया, जिसमें आरोपी अपने साथी के मकान पर फायरिंग करता नजर आया। इस दौरान उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसने एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। इससे पहले अजमल नाम का ये आरोपी अपने कारोबारी दोस्त मोहम्मद जावेद के घर पहुंचा और उसे आवाज लगाई, मगर जब उसका साथी बाहर नहीं आया तो उसने एक डंडे से मकान के दरवाजे को कई बार पीटा और डोरबेल भी बजाई। इस वारदात का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और वो आरोपी की तलाश में जुट गई। इस तरह का जो वाकया है इसको हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और उनके जो साथी भी हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सबूत के तौर पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और आस पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेन के पेपर लीक होने के आरोप पर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतर आया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के पास इकट्ठा हो गए। इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो वो और जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। थोड़ी देर तक वो पुलिस से उलझे रहे और जब कामयाबी नहीं मिली तो वहां लगे बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी शेर थे तो पुलिस सवा शेर। जैसे ही पुलिस ने देखा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता नहीं मान रहे, उन्होंने उन्हें बसों में ठूसना शुरू कर दिया। कांग्रेस का छात्र संगठन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। जो मान गया वो आराम से बस में डाला गया और जो नहीं माना उसे धक्का देकर बिठाया गया। खींचतान में कुछ लोग गिर भी गए, लेकिन पुलिस ने इसकी परवाह नहीं की और सख्ती जारी रखी। जब से जेईई मेन के पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं, तब से कांग्रेस आक्रामक है। उसके छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी वही किया। उसने केवल मामले की जांच का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने इस बहाने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और प्रदर्शन की शुरुआत में हाथ डालकर आगे बढ़े। इस मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे थे और कुछ लोगों से पूछताछ की थी। पीएम मोदी आज शिक्षक पर्व की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज एक ही थे। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव तीजा पोला पर्व में एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान बघेल और सिंहदेव ने जमकर ठुमके भी लगाए। बीएसपी प्रमुख मायावती आज सुबह 11 बजे लखनऊ में होने वाले पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। असम सरकार के आदेश पर करीब 4 महीने बाद कुछ नियमों के तहत स्कूल फिर खुल गए। हालांकि अभी 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को ही स्कूल जाने की इजाजत दी गई, जिसके तहत पहले दिन जब छात्र स्कूल पहुंचे तो वहां की रौनक लौट आई, जिसकी कुछ तस्वीरें गुवाहाटी के एक स्कूल से भी सामने आईं, जिनमें कुछ छात्र एक क्लासरूम में पढ़ाई करते दिखे। कोरोना के खतरे की वजह से स्कूल पहुंचे कई छात्रों ने आपस में जरूरी दूरी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ छात्राएं इसका ख्याल नहीं रख पाईं। हालांकि स्कूल पहुंचने वाले सभी बच्चे अपने मुंह पर मास्क लगाए नजर आए। अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आके, और बहुत दिनों बाद फ्रेंड्स से भी मिली हूं। नियम के तहत एक क्लासरूम में सिर्फ 30 बच्चों को ही बैठाया गया। इसके अलावा असम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों की भी कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कई गांवों के किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया और सोयाबीन की खराब हो चुकी फसल का सर्वे कराने की मांग की। साथ ही आरोप है कि फसलों के बीमे का पैसा भी उन्हें वक्त पर नहीं मिल रहा, जिसके लिए इन लोगों को विरोध का ये तरीका अपनाना पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई किसान हाथों में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल लेकर सरकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए थालियां बजाती नजर आईं। कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीर एक दूसरे गांव से भी सामने आई। वहां भी कुछ महिलाएं हाथों में थालियां और सोयाबीन की फसल लेकर प्रदर्शन करती दिखी। इनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से फसलों के सर्वे के काम में देरी की जा रही है और उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। आज किसान परेशान है। सीहोर जिले में कम से कम 200-300 गाँव ऐसे हैं जो कि सोयाबीन की फसल बांझ हो गई है, लिखा गई। खबर है कि सीहोर जिले में इस बार मौसम की मार की वजह से वहां ज्यादातर किसानों की फसल चौपट हो गई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। इन लोगों ने ऐलान किया कि अगर जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लोग अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत वहां नमाज पढ़ने के लिए अलग से एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और पार्टी के कई विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां भजन कीर्तन के जरिए अपना विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने चेतावनी भी दी कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला रद्द होने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने आदेश निर्गत किया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस ने बीजेपी पर बेवजह मामले को तूल देने का आरोप लगा दिया। इसी तरह की व्यवस्था पुराने विधानसभा में थी। बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान कुछ पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई। तालिबान के पंजशीर में किए गए हमले का विरोध होना भी शुरू हो गया है। काबुल में कुछ युवा सड़कों पर उतर आए। कहा जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान ने बहुत सारे लोगों को मारा और काबुल के ये युवा इसी बात पर गुस्से में दिखे। वो बीच सड़क पर बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार तो धीमी पड़ी, लेकिन इन युवाओं का गुस्सा आसमान पर रहा और उन्होंने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ खूब नारे लगाए।